दोस्तों, ये कहानी पूर्ण रूप से काल्पनिक है। वास्तविक जीवन से इसका कोई संबंध नहीं है। यदि किसी नाम, स्थान या घटना के अनुरूप संबंध जुड़ता है तो ये एकमात्र संयोग होगा। ये कहानी पूर्ण रूप से मनोरंजन के लिए बनाई गई है। तो चलिए दोस्तों, आपको इस कहानी के जीवन संघर्ष से रूबरू करवाते हैं। परिचय। मेरे पिताजी भानु प्रताप जी मेरे जन्म के 2 वर्ष बाद ही एक एक्सीडेंट में मारे गए और लाश का भी पता नहीं चला। मेरी माँ रेखा 42 वर्ष, जिन्होंने मुझे लाड प्यार से पाला। पिताजी के ना होते हुए भी बड़े संघर्ष से इस घर के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम किया। मेरी दीदी पूनम 24 वर्षीय है। पैसे के अभाव में 12वीं के बाद पढ़ाई नहीं कर पाई, घर पर ही रहती है। दूसरी दीदी तनु 23 वर्षीय है। इन्होंने भी 11वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी पैसे के अभाव में। मैं सूरज 21 वर्षीय, 11वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी। पारिवारिक जीवन खुशहाल रहे। 2 वक्त की रोटी के इंतजाम के लिए मैं खेतों में लकड़ी काट कर घर चलाने का प्रयास करता हूँ। कहानी में और भी पात्र हैं, समयानुसार आपको अवगत करवाता रहूँगा। उत्तर प्रदेश के जिला शामली में बसा मेरा छोटा सा गांव किशनगढ़ बहुत खूबसूरत सा लगता है। जितना खूबसूरत दिखता है उतने खूबसूरत लोग नहीं हैं। यहाँ के 4 पैसे जेब में आने के बाद घमंड इनको ब्याज के रूप में मिल जाता है। गांव के गरीब मजलूम किसान या मेहनतकश लोग इनके यहाँ गुलामी की जिंदगी जीने पर मजबूर रहते हैं। ये अमीर लोग पैसे से तो अमीर होते हैं, लेकिन दिल के बहुत गरीब होते हैं। किशनगढ़ गांव में एक परिवार रहता है सूरज का, जो मेहनत कर अपना गुजारा करता है, लेकिन किसी अमीर के घर गुलामी नहीं करता है। पैसे से भले ही सूरज का परिवार गरीब है, लेकिन दिल के मामले में बहुत अमीर। इसी गांव के चौधरी राम सिंह जी, जिनका राज चलता है, गांव के लोगों को ब्याज पर पैसा देकर जीवन भर गांव के लोगों से गुलामी करवाते हैं। चौधरी साहब का हुक्म इस गांव का कानून बन जाता है। लोग इनके खौफ से ही डरते हैं। सूरज के पिता भानु प्रताप चौधरी साहब के यहाँ मजदूरी करते थे, जिसके चलते उन्होंने कुछ पैसा चौधरी साहब से कर्ज के रूप में लिया था। अब भानु प्रताप तो रहे नहीं, इसलिए अब ये पैसा सूरज की माँ रेखा जंगलों में लकड़ियाँ काट कर गाँव में ही बेचती है, और जो पैसा मिलता है उससे पति का लिया हुआ कर्जा चुकाती है और घर भी चलाती है। रेखा अकेली इस घर का बोझ उठाती आई है, इसलिए अब सूरज भी लकड़ियां काट कर चौधरी का कर्जा उतारने में अपनी मां की मदद करता है। रेखा के परिवार पर गरीबी हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। पूनम और तनु की बढ़ती उम्र और शादी की चिंता में ही उसका पूरा दिन कट जाता है। सूरज का परिवार अपने टूटे फूटे घर में रात्रि में सोने की तैयारी कर रहा था। दिन में लकड़ी काटने के कारण इतनी थकावट हो जाती थी कि शाम ढलते ही नींद आने लगती थी। शाम को खाना खाकर सूरज आंगन में जमीन पर चादर बिछाकर लेट गया। उसके घर में एक ही कमरा था, जिसमें उसकी दोनों बहनें पूनम और तनु सोती थी, और साथ में उनकी माँ रेखा भी। घर कुछ इस तरह से बना हुआ था। एक कच्ची ईंट से बना हुआ कमरा, उसके बगल में बरामदा, जिसकी छत लोहे की टीन की बनी थी। कमरे के सामने बड़ा सा आंगन, 4 दीवारें खड़ी थी। लकड़ी का जर्जर दरवाजा, जिसके बराबर में ईंटों से घिरा हुआ बाथरूम स्नान के लिए, जिसमें छत भी नहीं थी। बाथरूम में एक नल लगा हुआ था। लेट्रिन के लिए जंगल में ही जाना होता था। पूरे गांव में सबसे ज्यादा गरीब स्थिति रेखा की ही थी, चूँकि उस पर बेहिसाब कर्जा था, जिसका ना तो मूल का पता था और ना ही ब्याज का पता। बस चौधरी साहब ने जैसा बता दिया वैसा ही मान लिया। कई बार सूरज ने ये जानने का प्रयास भी किया। कर्जे की मूल रकम जानने की कोशिश की तो चौधरी 80,000 बाकी है, इतना कहकर टहला देता था। सूरज पैसों की भरपाई कैसे हो, कर्जा कैसे उतरे और बहनों की शादी कैसे हो, इन्हीं बातों को सोच कर सो जाता था। और दिन निकलते ही फिर से वही काम, लकड़ी काटना और बेचना। जिंदगी बस ऐसे ही गुजर रही थी। सूरज का परिवार गहरी नींद की आगोश में सोया हुआ था। तभी अचानक दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। सूरज थकावट के कारण आलस्य में सोया रहा, लेकिन दरवाजा जोर जोर से थपथपाने के कारण उठ कर गया। जैसे ही दरवाजे के नजदीक गया, सूरज ने पूछा, कौन हो और इतनी रात में क्यों आए हो?
बाहर खड़े आदमी ने कहा, सूरज दरवाजा खोल, मैं हरिया हूँ, चौधरी साहब ने बुलाया है तुझे अभी। हरिया चौधरी साहब का वफादार कुत्ता था। वो बड़ा ही अय्यास और क्रूर प्रवृत्ति का व्यक्ति था। चौधरी के इशारे पर किसी को भी मारने पीटने पर तैयार हो जाता था। सूरज घबरा सा गया। इतनी रात में भला क्या काम है मुझसे, सोचने लगा। सूरज ने दरवाजा खोला। हरिया के साथ एक और आदमी खड़ा था। सूरज न कहा, हरिया चाचा अभी रात में क्यों बुलाया है, मैं सुबह होते ही चौधरी साहब से मुलाकात कर लूंगा। हरिया ने कहा, सूरज तू चौधरी साहब का हुक्म टाल रहा है, चुपचाप चल मेरे साथ। अब सूरज में इतनी हिम्मत कहाँ थी, वह अपनी माँ और बहनों को बिना बताए ही चुपचाप घर से चल देता है। माँ और बहनें तो गहरी नींद में सो रही थी, उन्हें भनक तक नहीं लगी। चौधरी साहब अपने शयन कक्ष में आराम से बैठे मदिरा पान का आनंद ले रहे थे। सूरज को देखते ही चौधरी साहब बोले, क्यों रे सूरज, तूने इस महीने का भुगतान नहीं किया, कर्जा लेकर बैठा है, इस महीने का भुगतान कब करेगा? चौधरी साहब गुस्से से बोले। सूरज घबरा सा गया। हर महीने कर्ज की रकम की किस्त भरनी पड़ती थी, लेकिन इस महीने पैसे नहीं दे पाया। सूरज घबराता हुआ बोला, मालिक कुछ दिन की मोहलत दे दीजिए, पैसों का इंतजाम होते ही आपका कर्जा चुका दूंगा। चौधरी ने कहा, इस सप्ताह के अंत में इस महीने की किस्त आ जानी चाहिए, वरना गांव में रहना दुश्वार कर दूंगा। जाकर अपनी माँ रेखा से बोल दिए, अब तू जा सकता है। सूरज चौधरी के पैर छूकर वापस घर लौट आया। सूरज जैसे ही घर में घुसा तो देखा उसकी माँ रेखा और दोनों दीदी पूनम और तनु। घबराहट उनके चेहरे पर थी। सूरज के जाने के बाद रेखा जब पेशाब करने उठी तो उसने सूरज के बिस्तर की ओर देखा। जब सूरज नहीं दिखा तो उसने दरवाजे की ओर देखा। दरवाजा खुला हुआ था तो घबरा गई थी। उसने आनन फानन में पूनम और तनु से सूरज के ना होने की बात कही तो दोनों बहनें भी घबरा गई। सूरज जैसे ही वापस आया तो रेखा की जान में जान आई। दोनों बहन ने भी सूरज को देखकर चैन की सांस ली। सूरज के घर पहुंचते ही रेखा को बड़ा सुकून मिला, लेकिन हजारों सवाल उसके मन में थे। वह सोच रही थी कि इतनी रात में सूरज कहाँ गया। रेखा को बड़ा डर सता रहा था कि कहीं सूरज गलत रास्ते पर तो नहीं चल पड़ा है। अपनी माँ और बहनों को परेशान देख सूरज बोला, अरे माँ तुम जाग रही हो, सो जाओ। रेखा ने कहा, तू इतनी रात कहाँ गया था सूरज? जिसका बेटा देर रात घर से बाहर बिना बताए कहीं चला जाए तो एक माँ को नींद कैसे आ सकती है? अब तू इतना बड़ा हो गया है कि बिना किसी को बताए ही बाहर चला जाता है। रेखा गुस्से से बोली। सूरज ने कहा, अरे माँ मैं कहीं नहीं गया, हरिया चाचा आए थे मुझे बुलाने, उन्हीं के साथ चौधरी साहब के घर गया था। कर्जे की रकम के लिए हरिया के हाथ संदेशा भेजा था, अब नहीं जाता तो चौधरी हमारा जीना दुश्वार कर देता माँ। सूरज ने बड़ी गंभीरता के साथ अपनी बात रखी, जिसे सुनकर माँ और बहनें भी घबरा गई। रेखा ने कहा, बेटा मुझे बता कर तो जा सकता था, वह अच्छे लोग नहीं है। अगर तुझे कुछ हो जाता तो हम सबका क्या होता, एक तू ही तो हमारा सहारा है। मैं जल्दी ही पैसों का कुछ इंतजाम करूंगी। पूनम बोली, सूरज तू अकेला क्यों गया, माँ को साथ ले जाता। माँ और पूनम की बात सुनकर सूरज बात को टालता हुआ बोला, माँ तू क्यों चिंता करती है, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं जल्दी ही पैसों के लिए ज्यादा लकड़ियाँ काट कर पैसे कमाऊंगा। इतना बोलकर सूरज अपने बिस्तर पर लेट गया और माँ और दोनों बहनों को सोने के लिए बोला, माँ अब सो जाओ, सुबह काम पर जाना है। रेखा और दोनों दीदी बेफिक्र होकर सोने अपने कमरे में चली गई। सुबह जल्दी ही घर की चहल पहल के कारण सूरज की आँख खुली। लकड़ी काटने के लिए सुबह से लेकर देर शाम हो जाती थी, इसी कारण माँ बेटे घर से भोजन खाकर ही निकलते थे। दोनों बहन पूनम और तनु सुबह उठकर माँ और अपने भाई के लिए भोजन बनाने में जुट जाती है। यह रोज की दिनचर्या में शामिल था। सूरज उठकर सबसे पहले दैनिक क्रिया से निपटारा कर काम पर जाने की तैयारी करने लगता है। वैसे तो सूरज और रेखा दोनों एक साथ ही लकड़ी काटने एक ही जंगल में जाते थे, लेकिन कभी कभी ज्यादा मोटे पेड़ काटने के लिए सूरज जंगल के एक कोने से दूसरे कोने तक चला जाता था।
रेखा गांव के समीप ही लकड़ी काटती थी क्योंकि ज्यादा दूर लकड़ी का बोझ अपने सिर पर उठाने में असमर्थ थी। जिंदगी बस ऐसे ही कठिन दौर से गुजर रही थी। सूरज और रेखा दोनों एक साथ जंगल के लिए साथ साथ निकल चुके थे। दोनों माँ बेटे देर शाम तक लकड़ी को काट कर फिर गांव के ही जमींदारों को बेचते थे और जो पैसा मिलता उससे चौधरी का उधार और घर का राशन ले आते थे। यही क्रम अब तक चलता आ रहा था। इधर दोनों बहन घर में अकेली रहकर घर की साफ सफाई और शाम के भोजन की तैयारी में जुट जाती थी। तनु की एक दो सहेलियां भी थी जिसके साथ एक दो घंटा उनके साथ गप्पे लड़ाने में बिता देती थी, लेकिन बड़ी बहन पूनम घर से कम ही निकलती थी। ऐसा नहीं है कि उसका बाहर घूमने का मन नहीं करता था, वो बाहर लोगों के ताने से डरती थी। उसकी कुछ सहेलियां भी थी जिनकी अब शादी हो चुकी थी। लगभग उसके साथ की सभी लड़कियों की शादी हो चुकी थी। पूनम भी 24 वर्ष की हो चुकी थी, लेकिन उसके घर की माली हालात इतने खराब थी कि उसकी शादी के दहेज और नगद रकम की व्यवस्था उनके पास नहीं थी। पूनम भी अपने घर के हालात को अच्छी तरह समझती थी, इसलिए उसने भी बिना शादी के जीवन जीने की प्रतिज्ञा ले ली थी। हालांकि पूनम खूबसूरत थी, उसका जिस्म ऐसा था कि अच्छे अच्छे को मात दे दे। गांव के काफी लोग उसको बुरी नियत से देखते थे, उसकी गरीबी का फायदा उठाने के षड्यंत्र भी रचते थे, लेकिन पूनम बहुत होशियार और समझदार प्रवृत्ति की लड़की थी। उसने आज तक कोई गलत कदम नहीं उठाया। कई बार उसका भी मन चलता था कि शादी हो, बच्चे हो, पारिवारिक जीवन का आनंद उठाएं, लेकिन उसने सभी इच्छाओं को अपने वश में कर लिया था। पूनम जब स्कूल में पढ़ती थी तब उसकी भी इच्छा थी कि एक नौकरी मिले और कार बंगला, अच्छा पति हो, वर्तमान जीवन को खुलकर जिए, जैसे फिल्मों में लड़कियों की जीवन शैली होती है। लेकिन उसकी सभी इच्छाएं गरीबी की भेंट चढ़ गई। अब तो उसने अपने मन को उसी प्रकार ढाल लिया था। चौका चूल्हे को ही अपनी असल जिंदगी की वास्तविकता मानकर स्वीकार कर चुकी थी और अपने सारे सपनों को आजीवन तलाक दे चुकी थी। गरीबी इस प्रकार छाई थी कि उसके पास मात्र 2 जोड़ी ही सलवार सूट थे, उनमें भी कई जगह से फटे हुए थे, जिन्हें सुई से टांका मारकर उन्हीं को पहना करती थी। जब कभी 1-2 साल में बाजार जाना होता था तो सिर्फ ब्रा और पैंटी ही खरीद कर ले आती थी, कभी मेकअप का सामान लाकर पैसों का दुरुपयोग नहीं करती थी। यह हाल सिर्फ पूनम का ही नहीं बल्कि उसकी माँ रेखा और तनु का भी था। ऐसा समझ लीजिए कि यह परिवार सिर्फ जी रहा था, अपनी इच्छाओं को मारकर। कभी कभी अपने हालात पर रो भी लिया करती थी दोनों बहनें और रेखा भी, लेकिन किसी के सामने नहीं। दोस्तों, इस कहानी का भाग 2 देखने के लिए हमारे चैनल को विजिट करें और कमेंट करके हमें बताएं ये कहानी आपको कैसी लगी। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।